हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे और शुरुआत से जो इतिहास के प्राचीन इतिहास की सीरीज चल रही हो आप उस पर ध्यान दिए होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो प्राचीन इतिहास काल के स्रोत हैं उसमें अहम भूमिका थी जो विदेशी विवरण हैं उनके, जो विदेशी लेखक हैं, जो विदेशी यात्री हैं, जो आते हैं भारत के बारे में क्या क्या लिखते हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनानी लेखक जो आते हैं, सिकंदर के पहले आते हैं, सिकंदर के साथ आते हैं, सिकंदर के बाद आते हैं, सबको देखा था। उसमें हमने टेसियस को देखा था, नियार्कस को देखा था, आपने चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे उसमें आप मेगास्थनीज को देखा था। सब कुछ वहाँ देखने के बाद उसी के क्रम में आज हम देखेंगे कि जो चीनी यात्री आते हैं, चीनी यात्री, चीनी लेखक, ये भारत के बारे में क्या लिखते हैं और इनसे हमें प्राचीन इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। अगर देखेंगे यहाँ पे चीनी यात्री के बारे में देखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले एक थोड़ा आप ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो चीनी यात्री थे, जो यूनानी थे, जो यूरोप से थे, इन लोग का जो भारत आते हैं और भारत जो आते हैं इनका राजनीतिक प्रभाव था। यानी ये राजा के साथ आते हैं तो इसलिए इनका राजनीतिक प्रभाव था। वहीं जो चीनी यात्री आते हैं वो भारत में मुख्य रूप से धार्मिक प्रयोजन में बुद्ध धर्म के दर्शन को, बुद्ध धर्म के साहित्य को पढ़ने आते हैं और बहुत सारी बुद्ध धर्म की प्रतियां, मतलब त्रिपिटक की प्रतियां भी यहाँ से भारत से लेके जाते हैं। अगर आप अशोक के टाइम पीरियड को देखोगे तो अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन होता है उनका, और वो क्या करते हैं, अपने महामात्यों को देश विदेश में धम्म के प्रचार के लिए भेजते हैं। तो वहाँ से भी लोग प्रभावित होते हैं और भारत में यात्रा करने के लिए आते हैं। उसी क्रम में सबसे ज़्यादा आते हैं चीनी यात्री, और चीनी यात्री जो आते हैं धार्मिक प्रयोजन, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए, साहित्य के बारे में जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए चीनी यात्री बारी बारी से आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो चीनी यात्री आते हैं वो अपनी पुस्तक उनकी कौन सी रहती है, वो भारत के बारे में क्या लिखते हैं, क्या उनसे जानकारी हमें मिलती है, उनसे प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये सब पूरा क्रम से देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जो पहला हमारा चीनी यात्री आता है फयान। इसका टाइम पीरियड था भैया 399 से लेके 414 एडी तक। टाइम पीरियड फयान का 399 से 414 एडी तक। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, ये भारत आता है फयान, ये बुद्ध धर्म से संबंधित यात्रा पर भारत आता है। मैंने पहले ही बता चुका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इन्हीं को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है फयान। जो पहला चीनी यात्री रहता है, जो पहला चीनी यात्री फयान रहता है, वो 399 से लेके 414 तक भारत में रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह आता है। अगर देखा जाए तो ये बौद्ध धर्म, इसकी जो यात्रा थी वो किस धर्म से संबंधित, ये बौद्ध धर्म से संबंधित इसकी यात्रा थी। अगर पूछो किस यात्रा, बौद्ध धर्म से संबंधित इसकी यात्रा थी। ये अगर देखा जाए भैया तो फयान को देखा जाए तो ये प्रथम चीनी यात्री था जो स्थल मार्ग से अफगानिस्तान होते भारत आया था। यानी आपने देखा ये अफगानिस्तान होते हुए स्थल मार्ग से भारत आता है। तो अगला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, स्थल मार्ग से अफगानिस्तान होते हुए, स्थल मार्ग से अफगान होते हुए भारत आया था। अफगान होते
भारत आया था। ठीक, अगर इसकी पुस्तक का नाम पूछ देता है, इसकी पुस्तक देखो तो फो क्यों की, नाम टफ पड़ेगा, परेशान ना हो, याद हो जाएगा आपको। इसकी पुस्तक थी फो क्यों की। इस पुस्तक में क्या होता है कि तत्कालिक मतलब इस पुस्तक, तत्कालिक का मतलब उस समय, मतलब जब यह आता है उस समय जो भारतीय लोगों की दशा थी उसके बारे में लिखता है। यानी भारतीय लोगों की दशा का वर्णन फयान किस पुस्तक में करता है, तो भारतीय लोगों की दशा का वर्णन फयान अपने फो क्यों की पुस्तक में करता है। कहने का मतलब हमने ये बताया कि पहले, सबसे पहले यूनानी यात्री आते हैं, वो किसी राजा के साथ आते हैं, उनका ज़्यादा राजनैतिक प्रभाव था। ये जो आते हैं चीनी यात्री, ये इनका मतलब जो भी यात्रा रहती है वो धर्म से संबंधित, धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक साहित्य के बारे में यहाँ जानकारी इकट्ठा करने आते हैं। होता ये है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित होता है और उसने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने महामात्यों को, अपने शुभचिंतकों को देश विदेश हर जगह भेज रहे हैं। वहाँ पे जाते हैं तो कुछ लोग प्रभावित होते हैं और भारत की यात्रा पे आते हैं, जिनमें चीनी यात्री क्या होते हैं, क्रम से आएंगे। सबसे पहले फयान आता है 399 से लेके 414 एडी तक यहाँ पे रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय उस समय यहाँ के राजा थे, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। और ये क्या होता है, स्थल मार्ग से अफगानिस्तान होते भारत आता है। ये भारत में अगर देखा जाए तो कुल कितने 15 सालों तक था, 15 सालों तक ये भारत में रहा। और इसी की जो जैसे पुस्तक जो थी वो, क्योंकि इसमें भारतीय लोगों की दशा को बताया जाता है, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें किसी भी, इसकी पुस्तक में, इसके विवरण में किसी भी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है, शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। कहने का मतलब जो इसकी यात्रा थी भैया, जो इसकी यात्रा थी वो कहीं भी इस पे राजनैतिक प्रभाव नहीं था। मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखना कि धार्मिक प्रयोजन, इन लोग की यात्रा, अधिकतर जो चीनियों की यात्रा थी ये धार्मिक यात्रा थी, बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो किसी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। आपको यहाँ से याद रखने वाला क्या टर्म है, आप यहाँ से मतलब याद रख लेना कि किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये आता है। कहाँ से, स्थल मार्ग अफगान होते हुए भारत आया था। ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसकी पुस्तक जरूर याद रख लीजिएगा, फो क्योंकि इसकी पुस्तक है, फो क्योंकि इसकी पुस्तक है। और इसमें क्या करता है, भारतीय लोगों की दशा का वर्णन करता है। भारत में कितने रहा, 15 सालों तक ये भारत में रहता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसने क्या किया कि भारत में जो उस समय विख्यात प्रतिलोम विवाह, इसकी पुस्तक में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, प्रतिलोम विवाह एवं चंडालों का उल्लेख मिलता है, चंडालों का उल्लेख मिलता है। तो प्रतिलोम विवाह, देखिए होता क्या है कि जितने जो भारतीय लेखक थे वो तो कहीं ना कहीं अपने देश के बारे में अच्छा लिखेंगे, जो भी साहित्यिक स्रोत था वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता था लेखक के दृष्टिकोण। लेखक चाहता क्या है, अगर लेखक शासक से उसका कुछ ज़्यादा बन रहा है तो वो शासक के अनुकूल लिखेगा, जबकि विदेशी यात्री आते हैं तो उनका क्या, निष्पक्ष लिखते हैं कि जो चीज़ वो देखते हैं वो अपनी चीज़ लिखते हैं अपनी पुस्तक में। अब ये आता है फोक क्योंकि में भारतीय लोगों की दशा का वर्णन तो करता है और उस समय विख्यात प्रतिलोम विवाह और चंडालों के बारे में लिखता है। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा अगर जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रतिलोम विवाह की अगर बात की जाए तो प्रतिलोम विवाह एक ऐसा विवाह था कि जैसे वर्ण चार होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य शूद्र। अगर कोई ब्राह्मण कन्या विवाह कर ली किसी वैश्य से, शूद्र से, क्षत्रिय से, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है,
चंडाल क्या होता, उससे उत्पन्न पुत्र जो थे वो चंडाल थे। और चंडाल में एक और चीज ये था भैया कि चंडाल जब आते थे, जब नगर में आते थे, ये नगर के, पहली बात तो ये नगर के बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? चंडाल नगर के बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे। और ये बेचारे जब नगर में आते थे तो ये मतलब शोर करते हुए आते थे, डंडा और घंटी पीटते आते थे कि लोग अपने अपने घर में चंडालों को देख के छुप जाते थे, इनकी परछाई न पड़े। उस समय की दशा का वर्णन कर रहा है कौन? ये कर रही है, जबकि काफ़ी एक बुरी बात है, ये समाज के लिए का अभिशाप कहा जा सकता है। फोक क्यों? क्योंकि में इसका वर्णन करता है, कौन करता है? फयान। तो फयान से याद रखने वाली बात किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। स्थल मार्ग अफगान होते आया था। वो क्योंकि इसकी पुस्तक है, 15 साल तक भारत रहता है, प्रतिलोम विवाह का वर्णन करता है। और चंडालों के बारे में हमने बता ही दिया क्या करते थे, ये डंडा और घंटी बजाते नगर में प्रवेश करते थे, डंडा एवं घंटी बजाते नगर में प्रवेश करते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा कौन आता है भैया? दूसरा देखिए, क्रम के बारे में इसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सीक्वेंस नहीं छोड़ेंगे। पहले वीडियो से लगातार बोलते आ रहा हूँ कि क्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्रम के बारे में देखा जाए तो सुंग यून एक शासक, वो चीनी यात्री आता है 512 से लेके 13, मतलब 512-13 में शुंग एक चीनी यात्री आता है। इसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं मिलता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, हेन स्वांग, ये आता है 629 में। कुल 13 वर्ष भारत में रहेगा, 629 से 643 AD तक। कितने साल भारत में रहा? कुल ये रहता है 13 साल तक। तो ये भारत में कुल कितने साल रहा? ये भारत में कुल 13 वर्ष तक रहता है। ठीक है, ये उस समय उस समय देखा जाए तो थोड़ा सा मैं सही से मैप नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप लोग समझ जाना। इधर कन्नौज, ये अपना यूपी है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया भी है। कहाँ? बलिया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। उत्तरी सहारनपुर। दक्षिणी भैया सोनभद्र। तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हेनस्वांग के बारे में देखा जाए, भारत में कुल 13 साल रहा। कन्नौज उस समय कौन था? कन्नौज का राजा हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। हर्षवर्धन ने यहाँ तक घोषणा की थी कि जो हेनस्वांग के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा उसे बीच बाजार में उसकी जीभ काट ली जाएगी। इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हो गया था। तो कन्नौज का जो शासक था हर्षवर्धन, उसके शासनकाल में ये आया था। भारत में कुल 13 साल रहा। और ये क्या, जो हर्षवर्धन के समय बौद्ध सभा एक आयोजित हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी की थी। जो हर्षवर्धन के समय बौद्ध सभा की अध्यक्षता हेनस्वांग ने किया था, कि अध्यक्षता हेनस्वांग ने किया था। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूरा याद रखने हैं। अब देखिए इसकी पुस्तक, देखिए आप देखेंगे यात्री से संबंधित सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी पुस्तक किस राजा के समय आए। सी यू की इसकी पुस्तक क्या है? सी यू की। इसकी पुस्तक सी यू की। और इसी पुस्तक में ये उल्लेख मिलता है कि जो भारत के लोग हैं वो सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं? गंगा को मानते हैं। सबसे पवित्र नदी किसको मानते हैं भारत के लोग? गंगा नदी को मानते हैं। तो इसकी पुस्तक सी यू की थी, गंगा नदी सी की थी। और उसमें ये उल्लेख मिलता है कि भारत के लोग पवित्र नदी गंगा को मानते हैं। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। एक और चीज़ इसके बारे में देखेंगे कि ये नालंदा विश्वविद्यालय,
नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ, कमेंट करके बताइएगा। नालंदा। और हाल फिलहाल में करंट अफेयर भी बहुत वहाँ से बन रहा था। कहाँ पढ़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, स्टडी किया था। ठीक है। अगर हैंसवांग के बारे में एक चीज़ देखा जाए कि हो सकता है पूछ दे, हैंसवांग की जीवनी को किसने लिखा था? तो हैंसवांग का एक मित्र था जिसका नाम था हवली। हवली ने क्या किया था, इसकी जीवनी लिखी थी। हवली इसका मित्र था और इसकी जीवनी लिखा था। तो ठीक है, तो इतना याद रख लेना, इतना याद रखने लायक है। हर्षवर्धन सबसे पहले हमने बताया चीनी यात्री आते हैं। अगर देखिए, आप ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि मास्टरवा ये क्यों पढ़ा रहा है, ये क्या सब ये सब। तो देखिए, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। प्राचीन जो इतिहास है, उस समय का जो भी मतलब पुस्तक मिलती हैं, जो भी लेखक आते हैं, वो कोई क्रम से ऐसे नहीं लिखते थे। जो भी सॉरी जो भी प्राचीन इतिहास हमें देखने को मिलता है, जैसे कहीं से कुछ इकट्ठा किया गया, कहीं से कुछ इकट्ठा किया, इकट्ठा कर करके पूरे क्रमबद्ध वो इतिहास को लिखा गया। क्योंकि वो उस समय ऐसा तो लिखे नहीं थे कि कोई अमर आएंगे और इसके बारे में पढ़ाएंगे, हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। हम लोग ने ये देखा, प्राचीन जैसे जो भी मतलब आते हैं, लेखक जो भी आते हैं, उन्होंने अपने एक कोई यात्रा वृत्तांत को अपने एक पर्सनल डायरी में लिख दिया। तो वहाँ से भारत के बारे में जो इतिहासकार से भारत के बारे में कुछ वहाँ स्रोत मिल जाता है। तो प्राचीन स्रोत कहने का मतलब जो जो हमें साहित्य मिले हैं, जो भी हमें साक्ष्य मिला है, उनका संकलन करके हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो यात्री भारत आते हैं वो भी भारत के बारे में कुछ लिखते हैं। जो भारत के लेखक थे, भारत के उस समय जैसे मान लीजिए दरबार में अमात्य रहते थे, मंत्री रहते थे, जो भारत के में शासक थे, उनके मतलब दरबार में कुछ कवि रहते थे, वो सब भारत के बारे में लिखते हैं, उस शासक के बारे में लिखते हैं। तो उस शासक की जानकारी मिलती है, अपने देश की जानकारी मिलती है। शिलालेख में हमने बताया था सेम। तो प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं सब स्रोतों से मिलती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा हैंसवांग को देख लिया। उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इत सिंह। इत सिंह ये भी एक बौद्ध यात्री था भैया। 671 से लेके 695 AD तक ये भारत में रहा। देखिए, इसने अगर देखा जाए, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। इत सिंह ने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला का उल्लेख किया है। विक्रमशिला किसके द्वारा बनवाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे अगले वीडियो में बताऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला का उल्लेख करता है। ठीक है। यहाँ इसने बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? बौद्ध साहित्य। अगर जितने भी चीनी यात्री थे, अधिकतर बौद्ध यात्री थे, बौद्ध साहित्य का स्टडी करता है। यहाँ के शिक्षा प्रणाली, यहाँ के बौद्ध साहित्य का अध्ययन करता है। यहाँ के जो शिक्षा प्रणाली था उसका उल्लेख करता है, शिक्षा प्रणाली। एक चीज़ और इत सिंह के बारे में याद रखिएगा, जो त्रिपिटक हैं, जो बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक की 400 प्रतियां ये लेके गया था। यहाँ से 400 प्रतियां अपने साथ लेकर ये गया था। इसकी जो पुस्तक है, रिकॉर्ड ऑफ द हाँ दोस्तों, सॉरी, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। इसकी पुस्तक थी दोस्तों। अरे पूरे दिन ऑफिस में रहना पड़ता है और तरह तरह की समस्याएं रहती है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसकी पुस्तक थी ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट,
रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। इसके पुस्तक का नाम याद रख लेना। तो याद रख लेना, इत सिंह आया था 671 से 695 तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला का उल्लेख किया आपने पुस्तकों में। यहाँ बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। यहाँ की शिक्षा प्रणाली का उल्लेख करता है। त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगर देखा जाए तो पांचवा याद रख लें, एक लेखक आया था, मात लेखक कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं, एक धार्मिक प्रयोजन के लिए आया था, कुछ भी कह सकते हैं। मातवे लिन आता है एक यात्री। ये क्या करता है, मातवे लिन क्या करता है? मातवे लिन 7वीं शताब्दी में आता है, और जो हर्षवर्धन ने जो पूर्वी आक्रमण, जो इधर थानेश्वर हरियाणा और जितने भी पूर्वी आक्रमण करता है उसका उल्लेख करता है। कौन उल्लेख करता है? ये मातवे लिन, मतलब इसके हर्षवर्धन के, इतना बस याद रख लेना, हर्षवर्धन के पूर्वी आक्रमण का उल्लेख करता है। हर्षवर्धन के पूर्वी आक्रमण का उल्लेख करता है। मैं बार बार कहता हूँ, क्रम नहीं छूटना चाहिए आपका, पूरा सीक्वेंस से पढ़ो। पूरा पहला यूनिट हमने देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देख रहे हैं। कि कहने का मतलब कि हमने पूरा पहले तो एक ड्राफ्टिंग तैयार की थी, प्राचीन भारत के इतिहास क्या था। फिर प्राचीन भारत के इतिहास में हमने देखा कि अभिलेख देखे, सिक्के पहले देखे, अभिलेख देखे। फिर उसके बाद विदेशी यात्री आते हैं, तो विदेशी यात्री में देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकन हो, लेकिन आप यकीन करो, अगर आपने इस क्रम को जारी रख लिया, चाहे आप कोई भी पेपर दे के देख लेना, मेरी बातों पे वो ना करना, नहीं तो आप कुछ और सोचोगे। तो आप क्या करना, कोई एग्ज़ाम देकर देख लेना आप, चाहे नेट का पेपर देना, चाहे पीसीएस प्री का देना, चाहे पीजीटी देना, आपको इस वीडियो का कितना लाभ मिलेगा, चाहे आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे आपको खुद पता चलता होगा। ये एक बार पढ़ा लेने दीजिए और आपको पढ़ लेने दीजिए। उसके बाद यूनिट समाप्ति के बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, आपको खुद पता चलेगा कि आपने क्या गेन किया है। तो ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रखिए, और थोड़ा बहुत भरोसा मेरे ऊपर रखिए कि आपकी तैयारी इतनी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक अच्छे तरीके से आपका इतिहास तैयार हो जाएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं प्राचीन इतिहास से। चाहे आप आगे मध्यकालीन पढ़ाएंगे, आधुनिक पढ़ाएंगे, वहाँ भी कोई समस्या नहीं रहेगी दोस्त। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखेंगे, एक यात्री के बारे में देखेंगे, चाउ जू कुआं। ये 13वीं शताब्दी में आता है। 13वीं शताब्दी में भारत आता है, अपने प्यारे भारत 13वीं शताब्दी में आता है। और इसकी पुस्तक जो थी, इसकी पुस्तक थी चू फांची। इसकी पुस्तक चू फांची थी। चाउ जू कुआं आता है 13वीं शताब्दी में। चू फांची इसकी मतलब पुस्तक थी, और इसमें इसने क्या किया, भारत और अरब व्यापार का वर्णन करता है। जो भारत और अरब के मध्य व्यापार था उसका वर्णन अपने पुस्तक में करता है। भारत और अरब व्यापार का वर्णन करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, तो ये तो हमने देखा चीनी यात्री में एक बार फिर से थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे चीनी यात्री के बारे में। चीनी यात्री के बारे में हम लोग क्विक रिवीजन ये करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे फिर से आएंगे चीनी यात्री हमने सबसे पहले बताया था कि भारत में इनका जो धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक साहित्य का
अध्ययन करने के लिए मतलब धार्मिक गतिविधियों में लिप्त तो रहते हैं जितने भी चीनी यात्री आते हैं। पहला फयान आता है, ये क्या करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। स्थल मार्ग अफगानिस्तान होते आता है। इसकी पुस्तक कौन थी? इसकी पुस्तक फो क्यों की थी, और इसमें भारतीय लोगों की दशा का वर्णन करता है। यहाँ पे किसी भी शासक का उल्लेख नहीं करता है। इससे ये मिलता है, देखने को मिलता है कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था। इसने अपनी पुस्तक में फो क्यों में प्रतिलोम विवाह और चंडालों का उल्लेख करता है। चंडाल क्या करते थे, नगर से बाहर रहते थे, जब नगर में प्रवेश करते थे तो शोर मचाते हुए, डंडा पीटते हुए, घंटी बजाते हुए आते थे, क्यों लोग इनको देख के छिप जाते थे कि इनकी परछाई हमारे ऊपर ना पड़े। अगला जो आता है चीनी यात्री सुंग यून आता है 1512-13 में, 512-13 में सॉरी। अगला हैंस सुंग आता है, ये भारत में कुल 13 वर्ष तक रहता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। पुस्तक इसकी थी सी यू की। इसकी पुस्तक क्या थी, याद रख लेना, सी यू की इसकी पुस्तक थी। इसमें क्या होता है, ये गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं। इसका जो मित्र था हवली था, और इसने इसके जीवनी के बारे में लिखा है। इसने बौद्ध सभा की हर्षवर्धन के समय में बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी। हर्षवर्धन के समय में बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी। भारत में कुल कितने साल तक रहा था, 13 वर्ष तक रहा था। वहीं पे हमने बताया कन्नौज यहाँ पे बता दिया, वहीं बताया उत्तर प्रदेश बनाया तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी शामली, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र, ये सब हमने बताया। फिर इत सिंह आता है। इत सिंह की पुस्तक रहती है ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। इसमें ये क्या करता है कि ये बताता है कि ये यहाँ के शिक्षा प्रणाली के बारे में बताता है, और नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला का उल्लेख करता है। ये त्रिपिटक है। अगर मैं बताऊंगा, शुद्ध पिटक विनय पिटक सब बताएंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। उसकी 400 प्रतियां अपने साथ लेके जाता है। कितनी? 400 प्रतियां लेकर अपने साथ जाता है। उसके बाद मातवेलिन आता है। ये हर्षवर्धन के जो पूर्वी आक्रमण थे, हर्षवर्धन के पूर्वी आक्रमण, उसका उल्लेख करता है। चाउ जुकुआ, ये 13वीं शताब्दी में आता है, और इसकी पुस्तक थी चू फॉन्ची, और इसमें इस भारत और अरब व्यापार का वर्णन करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। चीनी आक्रमण से, चीनी आक्रमण कह रहे हैं, चीनी यात्री का जो विवरण है, जो अधिकतर धार्मिक प्रयोजन से संबंधित था, धार्मिक साहित्य से वो था। इनका भारत पे आना कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था, लेकिन इसने भारत की दशा को और भारत की महत्ता को भी अपने पुस्तकों में बताया है, भारत के बारे में बताया है। और इसमें बहुत भारत के बारे में ये नहीं, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। आप उज्जैन के बारे में अगर देखेंगे तो वो बताता है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल थे, यहाँ के लोग सभ्य थे और सबसे ज़्यादा खुशहाल थे। चलिए, ये तो काफ़ी डिटेल की बात होगी, ये बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। अब अगला देखेंगे अरबी यात्री। अरबी यात्री, अरबी यात्री में कौन कौन आता है? अरबी यात्री में 2-3 देख लेंगे। अरबी यात्री देखेंगे, पहला सुलेमान, और ये आपका विदेशी विवरण खत्म हो जाएगा आज के वीडियो में। सुलेमान की देखा जाए तो पुस्तक कौन थी भैया? इसकी पुस्तक इसकी थी सिलसिल उत्खारिक, सिलसिल वारिक, सिलसिल उत्वारिक इसकी बुक थी। ठीक है, इसी में क्या होता है कि पाल और प्रतिहार वंश का वर्णन करता है। ये अपनी पुस्तक में किसका करता है? पाल एवं प्रतिहार शासकों का, पाल एवं प्रतिहार शासकों का वर्णन करता है अपनी पुस्तक में। सुलेमान क्या था? ये अरबी यात्री था, और ये भारत आता है, और ये क्या करता है, इसकी जो पुस्तक थी सिलसिल वारिक में, इसमें पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखता है। ये अगर देखा जाए तो ये फारस की खाड़ी से भारत और चीन की यात्रा करता है। ये भारत में भी जाता है और चीन की भी यात्रा करता है, भारत और चीन दोनों की यात्रा करता है। एक और इसने बात बताई है, अपने पुस्तक में ये भी लिखा है कि जो मखमल के बारे में लिखा है,
जो स्पेशली बंगाल के मखमल की महत्ता को बताता है। बंगाल का मखमल था, वो बंगाल का मखमल के बारे में ये सुलेमान लिखता है कि ये इतना ज़्यादा मुलायम था, इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि किसी मखमल के थान को लेके एक अंगूठी से निकाला जा सकता है। तो मतलब ये एक पॉजिटिव सकारात्मक लिखता है कि बंगाल के मखमल का की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है अपनी पुस्तक सिलसिल उतवारिख में। अब देखिए अगला जो आएगा, अगर अरबी यात्री देखेंगे तो अल मसूदी। अल मसूदी की बार बार मैं कह रहा हूँ बुक याद रख लेना, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक महरूल जहान में इसने क्या लिखा है भैया? महरूल जहान में इसने राष्ट्रकूटों, जो यहाँ के राष्ट्रकूट शासक थे और प्रतिहार शासक, राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का वर्णन मिलता है अल मसूदी के मरहूल जहान में। तो राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का वर्णन मिलता है अल मसूदी के किसमें? महरूल जहान पुस्तक में। तो ये देख लिया हमने। अब जो एक और अरबी यात्री देखेंगे अल बरूनी। आई थिंक अल बरूनी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। अल बरूनी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे, जब मोहम्मद गजनी आता है, भारत आता है 11वीं शताब्दी में। मोहम्मद गजनी जब भारत आता है 11वीं शताब्दी में, उसी के साथ ही आता है। 11वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो मोहम्मद गजनी का तो अटैक देखा जाए तो सन 1000 से लेके 1025 के 1027 तक चलता है। अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ था। लेकिन होता क्या है, अल बरूनी भारत कब आया था? जब ये अटैक करता है सोमनाथ मंदिर पे, तो 1024 से 1030 तक यहाँ पे रहता है। कौन? अल बरूनी रहता है। अभी गजनी को छोड़ रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। गजनी को बाद में बताऊंगा कि सोमनाथ मंदिर पे कैसे अटैक करेगा, कितने की लूट करता है, वहाँ की स्थितियाँ क्या थी, कौन सा राजा उस समय गुजरात का था, किसने विरोध नहीं किया, फिर जाटों से कैसे दुश्मनी होती है, किस दुश्मनी के कारण जाटों पे अभियान कर रहा है, पूरा स्पेशली खूब अच्छे से बताएंगे इसे। अल बरूनी क्या रहता है कि 1014 जब सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक करना है तो उस समय अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आता है और 1024 से लेकर 1030 तक रहता है। संस्कृत का भी अध्ययन करता है ये। एक और चीज़ के बाद बता दें, मोहम्मद गजनी क्या करता है कि मध्य एशिया में अगर देखा जाए तो मध्य एशिया में वहाँ के राजा पे अटैक करता है और अल बरूनी को ये गुलाम बना कर लाया था। अल बरूनी को इसलिए जिंदा छोड़ दिया था कि ये जो थोड़ा सा ज्योतिषी का ज्ञान रखता था, तो इसलिए अल बरूनी को जिंदा छोड़ दिया था। और जब भारत आता है अटैक करने तो अल बरूनी को अपने साथ लेकर आते। तो अल बरूनी देखा जाए तो एक गणितज्ञ भी था, एक गणितज्ञ और ज्योतिषविद भी बोल सकते हैं। ज्योतिषविद, गणितज्ञ और ज्योतिषविद था। ये यहाँ पे क्या करता है? संस्कृत भाषा, भी बोला ना, संस्कृत भाषा का अध्ययन करता है। संस्कृत भाषा का अध्ययन करता है और भारतीय जितने साहित्य तो उनका भी अध्ययन करता है। सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ साहित्यों का अध्ययन करता है। भारतीय संस्कृत भाषा और भारतीय साहित्य का अध्ययन करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद अरबी भाषा में भी है। किसमें? अरबी भाषा में है। यहाँ पे देखो तहकीक-ए-हिंद में जो भारत में वर्ण व्यवस्था थी उसका भी उल्लेख मिलता है। जो शूद्र थे, शूद्रों का बहुत बृहद एक विवरण मिलता है इसकी पुस्तक में, तो बताएंगे इसको। तो अल बरूनी, इस तरीके से हमने देखा कि भारत में चीनी और अरबी, जैसे चीनी और अरबी यात्री आते हैं वो भारत के बारे में क्या क्या लिखते हैं। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि अगर इसमें देखेंगे अरबी यात्री में सबसे पहले कौन आता है? सुलेमान को याद रखोगे आप, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे। इसकी पुस्तक थी क्या? सिलसिल उतवारिख।
अपने पुस्तक में क्या लिखता है? पाल एवं प्रतिहार शासकों का वर्णन करता है। बंगाल के मखमल की बहुत तारीफ करता है, बताया ना कि अंगूठी से पूरे थान को, तो ये सब लिख नहीं रहा हूँ। अगला अल मसूदी आएगा। कौन आएगा भैया? अल मसूदी आएगा। इसकी पुस्तक मरहूल जहान। क्या पुस्तक? मरहूल जहान। राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक, इसके राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक के बारे में बताता है। अब अगला जो आएगा अल बरूनी आएगा। ये फेमस एक जो फेस था, ये 11वीं शताब्दी में आता है गजनी के साथ। 1024 1030 गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद था। संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, साथ में ही भारतीय साहित्य का इसने वो अध्ययन किया था। इसकी पुस्तक कौन थी? तहकीक हिंद। किस भाषा में थी? अरबी भाषा में थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और ये रहा जो भारत, जो प्राचीन इतिहास के स्रोत मिलते हैं, तो मैं पूरा अपने तरफ से पूरा एक एक चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर इसमें से कोई अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो देखा हमने विदेश, हमने सबसे पहले ये चीज़ थोड़ा सा एक सेकेंड, एक बार इधर देख लेंगे। हमने देखा कि ये रहा अपना प्यारा भारत। प्यारे भारत पे पहले यूनानी आते हैं, तो यूनानी क्या क्या लिखते हैं। फिर उसके बाद देखा चीनी आते हैं, वो क्या क्या लिखते हैं। चीनी ये हिमालय को तो क्रॉस करके आया नहीं, तो ये ऐसे होते स्थल मार्ग से कौन आया था? स्थल अफगान होते हुए आए थे। फिर अरबी आते हैं। तो हमने कौन कौन आया था? नियार्कस आया था। उसके बाद इंडिका के लेखक को जाना, इंडिका के बारे में पूरे विस्तार से जाना। उसके बाद आज की वीडियो में हमने वो चीनी यात्री और अरबी यात्री को देखा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक बार फिर से कंसाइज करके, सबसे पहला यात्री आया था, सब अब मेरे साथ मन में दोहरान, सबसे पहला यात्री आया था फयान आया था। और ये कुल भारत में 13 साल रहा। और भारत में ये भारत में कुल 15 साल रहा। और ये स्थल मार्ग से होते हुए अफगान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या होता है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, इनके समय आया था। बौद्ध धर्म से संबंधित इसकी यात्रा थी। इसकी जो पुस्तक थी फोक क्यों की थी, जिसमें भारतीय लोगों की दशा का वर्णन करता है। शासक का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, इसका मतलब कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं था। प्रतिलोम विवाह और चंडालों का उल्लेख करता है, चंडाल बताया, प्रतिलोम विवाह भी बताया था। उसके बाद सुंग यून आया था 512-13 में। उसके बाद हैंसवान आता है, यह भारत में कुल 13 साल रहता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। जो हर्षवर्धन के समय जो बौद्ध संगति हुई थी, उसकी वो बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी। हर्षवर्धन ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया था। अगर हैंसवान के बारे में कोई कुछ बोले तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा और उसकी जीभ काट ली जाएगी। इसकी पुस्तक थी सी यू की थी, जिसमें गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हवली इसका मित्र था और जो इसकी जीवनी लिखा। इत सिंह उसके बाद एक आया, इसकी पुस्तक है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया में। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला का उल्लेख करता है। विक्रमशिला किसने बनवाया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये यहाँ के शिक्षा प्रणाली का वर्णन करता है। त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ लेकर जाता है। उसके बाद मातमेन लिन क्या करता है? हर्षवर्धन ने जो पूर्वी आक्रमण किया तो उसका पूरा डिटेल बताता है। चाऊ जुकुआ 13वीं शताब्दी में आता है। इसकी पुस्तक रहती चू फॉन्ची और इसी में भारत और अरब व्यापार का वर्णन करता, भारत और अरब व्यापार का वर्णन। अरबी यात्री में सुलेमान को देखा। पुस्तक देख लेना भैया, इसकी पुस्तक देख लेना, पुस्तक ये इम्पोर्टेंट है। सिलसिल उतवारिक, इसमें पाल एवं प्रतिहार शासकों और का उल्लेख करता है। बंगाल के मखमल को बताता है, इतना कोमल था कि अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था। अल मसूदी, इसकी पुस्तक महरूल जहाँ राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बारे में ये बताता है। फिर अल बरूनी के बारे में बताया कि गजनी के साथ आता है। गजनी खुद इससे पहले गुलाम बनाया था, बाद में जानता भैया चलो जो सी का ज्ञानी है हमें बताएगा हम कहाँ जीतेंगे कहाँ हारेंगे। हाँ, तो इसलिए इसको जिंदा छोड़ देता है। भारत आता है, जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है इसको भी लेकर आता है। ये भारत से बड़ा प्रभावित होता है और कुछ भारत के बारे में पॉजिटिव भी लिखता है, कुछ भारत के बारे में निगेटिव भी लिखता है।
ये भी लिखता है कि भारत के लोगों को ये लगता है कि भारत जैसा कोई देश ही नहीं, उनके जैसा कोई समृद्धि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतना ही हमको जानना है। संस्कृत भाषा और भारत साहित्य को पढ़ता है, इसकी पुस्तक तहकीक थे, यहाँ के जलवायु के बारे में भी लिखता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी कहीं से भी कुछ समझने में, बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है। हमने देखो एंशिएंट हिस्ट्री पूरा, उम्मीद रखो, ये ना सोचो कि बीच में भैया मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, साथ छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू किया है। थोड़ा सा भले टाइम लगे, लेकिन पूरा सीरीज वाइज। एक्चुअली क्या है कि पूरे दिन जॉब रहती है, रात में ही पढ़ाना है, जो टाइम मिलता है रात ही में, फिर पढ़ना है, पढ़ाना है, तो रात में ही टाइम मिलता है। लेकिन फिर भी आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। पूरे प्राचीन भारत का सीरीज पूरे क्रम से चलेगा, कहीं कोई सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होगा। जिसको नोट्स बनाना होगा बना लेना। प्रयास ये करूंगा कि मैं हैंड रिटन नोट्स क्या करूंगा, PDF में आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास रहेगा, बिल्कुल दिया जाएगा, प्रयास क्या दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूरे क्रम से वीडियो रहेंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा उसी के साथ मिडवल हिस्ट्री को पकड़ेंगे, मिडवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर भी मैं ही आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। साथ में तारा सर भी आपको पॉलिटी का वीडियो डाल ही रहे हैं, तो संविधान भी देखिए। यहाँ के जितने भी टीचर हैं आपको क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में सेलेक्ट मिलेंगे, तो एक जॉब का अनुभव भी उनको है और अपना भी अनुभव आपको हम लोग बताएंगे। कभी आपको नीड पड़ी तो एकदम बिल्कुल विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सारे वीडियो को देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के ज़रूरतमंद जो दोस्त हैं उनके पास भी मतलब आप पहुँचाते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो बाकी 3 लाइन आप जानते ही हो। तो 3 लाइन जानते हो तो बस एक छोटी सी शायरी के साथ इस वीडियो का यहाँ पे अंत करते हैं। मानता हूँ तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मानता हूँ तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ नहीं तो उस पार बहुत हैं। तूने जिस शहर में खोली हैं शीशे की दुकानें, तूने जिस शहर में खोली हैं शीशे की दुकानें, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो थैंक यू दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई आगे भी अच्छी होती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।